एवरीवन, वेलकम टू विक्रमांच। और आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज के जो कि अपने जनरल स्टडीज का एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसके आज हम अगले सेशन में पहुंच चुके हैं, जहां कि हम हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज में आप लोगों का सिलेबस कवर हो रहा है, और इस सिलेबस कवर होने के साथ साथ एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट में बोला था कि अब आप लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए, तो पिछले 2-3 सीरीज में आपको दिखा होगा कि एमसीक्यूज के जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस इंग्लिश के आने लगे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है काफी लो है या फिर काफी ज्यादा हाई है, तो आप उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मेट को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो पहले क्वेश्चन में आपके बताया जा रहा है प्रोजेक्ट एलोरा के बारे में। अब देखिए कि होता क्या है, यूपीएससी की एक टेंडेंसी रही है। वो टेंडेंसी क्या है कि वो क्या करता है कि डिमांड करेंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ ऐड कर देता है। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर एक पार्ट है सिलेबस का, और वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी तो 10-12 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन इधर खैर हाल के दिनों में देखा गया है कि क्वेश्चंस के जो नंबर है वो कम होते जाते हैं। तो प्रोजेक्ट एलोरा आजकल न्यूज में है, जिसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या ये प्रोजेक्ट एलोरा जो इनिशिएटिव चलाया गया है, ये कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है। इट एम्स टू ब्रिंग रेयर इंडियन लैंग्वेजेस ऑनलाइन एंड प्रिजर्व। इसका काम यह है कि जो जितने भी रेयर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको क्या करना है, ऑनलाइन लाना है और उसको प्रिजर्व करना है। आपको बताना है कि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं कि आखिर स्टेटमेंट 2 में ऐसा क्या है जो कि इनकरेक्ट है। तो रिसेंट कंटेक्स्ट की बात अगर करें तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया इज क्रिएटिंग tools to help preserve fast disappearing languages. To bring rare Indian languages online, Microsoft launched Project Elara, that is enabling low resources languages in 2015. Under this project, research are hence statement 1 is not correct. Sorry, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट है, बल्कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो जो प्रोजेक्ट एलोरा है, इसका काम यही है कि जितने भी रेयर लैंग्वेजेस हैं उनको हम लेकर आएंगे, किसमें, उसको हम ऑनलाइन लेकर आएंगे। और स्टेटमेंट 1 जो है कि करेक्ट नहीं है, इसका आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री इसको इस इनिशिएटिव को लेकर नहीं जा रही है। तो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर मेनली रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। अब देखिए हुआ क्या था कि आपको पता है कि 16 महाजनपदास थे उस टाइम पे, और मगध जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग बन के उभर कर सामने आता है, और अपनी जितने भी कंटेम्पररी जो महाजनपदास थे उसको क्या करता है, एक एक करके उसको डिमोलिश करता है। सबसे पहले इसने अंग को किया। अंग जो कि उसका एक पड़ोसी महाजनपद था। अंग के साथ, अंग के बाद इसने क्या किया, जैसे हर्यक वंश आता है उसने सबसे पहले किया कौशल को कब्जा। कौशल भी एक महाजनपद ही था। उसके बाद लिच्छवी जो कि अष्टकुल, जिसको कि 8 अलग अलग क्लैंस उस पर रूल करते थे, जिसको कि वैशाली बोलते हैं, उन्होंने लिच्छवी पे अपना आधिपत्य जमाया। एक उसके बाद काशी, एक एक करके वो क्या करते हैं कि अपने अगल बगल के कौशाम्बी, अपने अगल बगल के सारे महाजनपद को क्या करते हैं, डिफीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या रीजन था कि मगध जो एम्पायर था वो बहुत तेजी के साथ क्या होता है, फैलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आयरन के माइंस की अवेलेबिलिटी थी। इस वजह से यूज ऑफ एलिफेंट्स इन मिलिट्री, ये क्या करते थे मगध के लोग, मगध महाजनपद के लोग, कि मिलिट्री में एलिफेंट्स का यूज करते थे। या फिर ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ द मगध सोसाइटी, और जो मगध जो सोसाइटी थी उसका जो कैरेक्टर था काफी ऑर्थोडॉक्स था, मतलब कि रूढ़िवादी था। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आयरन माइंस बहुत ज्यादा मिलते थे, जिसकी वजह से वो क्या होता था, वो वेपन्स बहुत ही फास्ट और बहुत ही एडवांस तरीके से अपना वेपन्स को क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। उसी के साथ साथ यूज ऑफ एलिफेंट्स इन मिलिट्री, अब मिलिट्री में एलिफेंट्स का यूज करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, इनको एक बहुत ही अपर एज एडवांसमेंट मिलता था, अपर एज एडवांटेज मिलता था, दोनों एडवांसमेंट
एंड एज वेल एज एडवांटेज। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको बहुत ही ज्यादा सफलता देखने को मिलती, सफलता यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये कोई रीजन नहीं था, ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए तो देखिए, मगध एम्पायर ड्यूरिंग द 2 centuries प्रोसीडिंग द राइज ऑफ द मौर्यस इज लाइक टू मार्च ऑफ द इरानियन एम्पायर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब कि लगभग इरानियन एम्पायर की तरह इन्होंने क्या किया, अपना फैला कर रख लिया था। मगध enjoyed advantageous geographical position, ना कि सिर्फ ये सब बल्कि इनका ज्योग्राफिकल पोजीशन भी काफी अच्छा था। ये क्या थे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तरफ गंगा, वहीं दूसरी तरफ सोन और इस तरफ से पुनपुन रिवर। तो क्या होता था कि इनके पास उस वक्त तक कम्युनिकेशन के एक ही मींस थे, वो थे वाटर के थ्रू कम्युनिकेट करना। मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रास्ता काफी सुगम था, जिसकी वजह से इनको एक बेनिफिट यह मिलता था कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह अपने रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, भेज सकते थे, जिसकी वजह से इन युद्ध में बहुत ही सफलता प्राप्त हुई। इसी के साथ साथ ये जो गंगा के जो उत्तरी मैदान है और गंगा के जो दक्षिणी मैदान है, वो एलुवियल सॉइल की प्रचुरता की वजह से बहुत ही इनको और भी एडेड एडवांटेज मिलता है। आयरन बहुत ज्यादा था, रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स उस वक्त पे हुआ करते थे यहाँ पे। राजगीर जो कि मगध का पुराना कैपिटल था, बाद में इसको शिफ्ट कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में। देखिए अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगध। द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द rich iron ores in the neighborhood enabled the Magadhan princes to equip themselves with effective weapons। जैसे कि मैंने आपको बताया इनको बहुत ही हाई क्वालिटी का वेपन्स मिलता था, क्योंकि इनके यहाँ पे आयरन की कमी नहीं थी। which were not easily available for their rivals। अब इनके जो कंटेम्पररी थे, इनके जो राइवल्स थे, उनके पास इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि with reference to the cultural history of India, अरब्स क्यू क्या था भाई? अरब्स क्यू तो ये क्या फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक डेकोरेशन, सजाने का काम में इसको यूज किया जाता था, या फिर एक सूफी सॉन्ग था? सूफी लोग गाना गाते हैं ना, मौला मेरे मौला काइंड ऑफ, उस तरह का कोई गाना था क्या? अ टाइप ऑफ ज्वेलरी worn of aristocratic women during the मुगल पीरियड। ये मुगल पीरियड के दौरान जो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जो औरतें थी वो इसको पहनती थी, या फिर अ मुगल डेलिकेसी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स, या फिर इसको स्पेशल ओकेजन के दौरान मुगल्स में बनाया जाता था। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि इसको डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और ये क्या होता था, मतलब कि प्लेन लाइंस में भी होते थे और कंबाइंड होते थे अदर एलिमेंट्स के साथ। इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था उसमें भी इसको बहुत ही बखूबी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो which one of the following ancient works is not written by कालिदास? आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर में कालिदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्होंने बहुत अच्छी प्लेस लिखे हैं, बहुत अच्छे छंदों की रचना की इन्होंने। इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि कालिदास का नहीं? कुमार संभवम, विक्रम सूर्य, विक्रम वंशियम, शिशुपाल वधम, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो आपने तो कुछ को तो एलिमिनेट कर लिया, जैसे कुमार संभवम ये तो कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है, और अभिज्ञान शकुंतलम इसको भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। तो शिशुपाल बद्धम या फिर विक्रम सोब्रियम विक्रम वर्ष्यम, इनमें से दोनों में से किसी का लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शिशुपाल बद्धम जो है वो शिशुपाल का जो वध है उस जो प्ले है वो नहीं लिखा गया था कालिदास के द्वारा। इसको किसने लिखा है? तो सबसे पहले हम कालिदास की बात कर लें तो टॉलेस्ट पेयर इन द स्पेयर ऑफ द एपिक पोएट्री कालिदास, जिनको कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता था। इन्होंने दो बहुत ही महान काव्य की रचना की, कुमार संभवम बर्थ ऑफ कुमार एंड रघुवंशम द डायनेस्टी ऑफ द रघुज करके इन्होंने दो किताबें लिखी थी। In the Kavya tradition, more care is bestowed in the form such as the style, figure of speech, concise और descriptions etc. इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, बैकग्राउंड को सेट किया। The overall purpose of such poem is to bring out of the efficacy of religious and cultured way of life without flouting
एनी एथिकल नॉर्म्स, बिना किसी एथिकल नॉर्म्स को फ्लॉट किए हुए वो बताते थे कि किस तरीके से जिंदगी को, किस तरीके से कल्चर्ड वे ऑफ लाइफ को जीना चाहिए। तो इसी के साथ साथ एक और भी पोएट्स होते हैं भैरवी, जो कि लिखते हैं किरित अर्जुनियम, जो कि किरित और अर्जुन की कहानी है, एंड मगध, जो कि लिखते हैं शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम के जो राइटर हैं वो कौन, मगध है, द किलिंग ऑफ द शिशुपाल, जो कि कृष्ण के कजन होते हैं, और उनके जो उनका जो डेथ होता है, उनका जो वध होता है वो कृष्ण के द्वारा ही किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वैदिक पीरियड। देखिए ऋग्वैदिक पीरियड से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं हर एग्जामिनेशन में यूपीएससी के द्वारा, इसलिए मैंने हर सेशन में सोचा है कि ऋग्वैदिक पीरियड, मुगल पीरियड, मौर्यन पीरियड, जनपदाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एम्पायर, इनसे क्वेश्चंस रखूं ही रखूं। अब आने वाले समय में हम अब शिफ्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो किंग्स पोस्ट वाज जनरली हेरिडिटरी। तो ऋग्वैदिक टाइम पे जो क्या वंशानुगत था किंग का पोस्ट। द असेंबलीज विधाता एंड गण वर द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दो तरह के असेंबलीज होते थे, गण और विधाता। तो क्या ये दो काफी इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट असेंबलीज होते थे, या फिर द ऋग्वेदास डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस। अब जस्टिस के लिए किसी स्पेशल तरीके का किसी ऑफिसर्स का मेंशन नहीं किया गया है, कहां पे, ऋग्वेद। आपको बताना इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 1 and 3 इज द करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। यहाँ पे विधाता नहीं होगा, गण और शंख नाम के दो असेंबलीज होते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिरार्की हेरेडिटरी तो था ही, राजा का पोस्ट वंशानुगत तो था ही, इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ऋग्वेदा में कहीं नहीं बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कोई ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता था। अगर मैं आऊं तो 7 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूजिकल फॉर्म ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। देखिए कर्नाटिक म्यूजिक में इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि मेंशन नहीं है कर्नाटिक म्यूजिक में। गीतम, सर्वजति, सब्रजति, पद या फिर ख्याल। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि कर्नाटिक म्यूजिक का पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ख्याल जो है कर्नाटिक म्यूजिक का पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों पार्ट है किसके, कर्नाटिक म्यूजिक। यहाँ आपको देखने को मिला होगा कि द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन म्यूजिक सॉ द इमर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट सब सिस्टम एज हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। ये दो तरह के सिस्टम होते थे, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। इन हरिपाला संगीत शुद्ध करा एक पुस्तक है जो कि 14th सेंचुरी में लिखी गई थी। इसमें बताया गया है कर्नाटिक और हिंदुस्तानी दो अलग अलग, फर्स्ट टाइम हमको देखने को मिलता है कि कर्नाटिक और हिंदुस्तानी दो अलग अलग टर्म्स हमको फर्स्ट टाइम हमको देखने को मिलता है। वही मैं अगर ख्याल की बात करूं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जो कि कर्नाटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक से काफी ज्यादा डिफरेंट। 8 नंबर क्वेश्चन की बात मैं आपसे करूं तो पेंटिंग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। उस डिस्क्रिप्शंस के आधार पे आपको बताना है कि जो अबव पैसेज वो किस पेंटिंग के बारे में चर्चा कर रहा है। गोंड पेंटिंग, संथाल पेंटिंग, फड पेंटिंग या फिर वर्ली पेंटिंग। चलिए पढ़ते हैं। ये जो है जनरली एक सोशल लाइफस्टाइल को बताता है, जो पेंटिंग है एक्टिविटीज ऑफ विलेज को बताता है इन द महाराष्ट्र रीजन। अब चलिए महाराष्ट्र रीजन में है तो आपको गोंड, संथाल तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर लिया क्योंकि महाराष्ट्र रीजन में संथाल नहीं होता है। मेन एंड वुमेन एंड कंसंट्रेटिक सर्कुलर डिजाइन, इसमें क्या होता है, डिजाइन सर्कुलर होता है। और टर्प डांस को क्या किया जाता है, इसमें सिंबॉलिक तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दे सिंपली पेंट ऑन मड एंड काउ डंग। जो काउ डंग होता है और मड, कीचड़ और गोबर को मिलाकर इसको क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। और रेड मड को, जिसको कि गेरू बोलते हैं, फर्स्ट एंड व्हेन राइस पेस्ट फॉर द कलर व्हाइट। और जो राइस का जो पेस्ट होता है उसको व्हाइट कलर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्टी ग्रास और बम्बू स्टिक्स का यूज किया जाता है इसमें क्या, ब्रश के लिए। तो ब्रश के लिए किसका यूज करते हैं, बम्बू स्टिक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे पेंटिंग इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिए गए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। मतलब ये कि वर्ली पेंटिंग को
के बारे में ऊपर बताया गया, वैसे ही महाराष्ट्र में वर्ली। तो आपको इसके साथ साथ आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताने हैं, आंसर बताने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि क्या जो डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं उस डिस्क्रिप्शन को अब अगर वर्ली पेंटिंग के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि क्या होता है, अगर हो सकता है कि इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्ली पेंटिंग लिखा हो, इनमें से कोई एक ऑप्शन में दे दिया हो कि क्या इसमें सर्कुलर डिजाइन बनाते हैं, क्या इसका इस्तेमाल क्या मड और काउ डंग के लिए करते हैं, तो आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा ऐसा पेंटिंग है जिसको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं काउ डंग और मड का। चलिए आगे बढ़ते। तो ये इसका अब तो क्या ही जानना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत पढ़ लिया। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछा जा रहा है कि चेरियल स्कोर पेंटिंग क्या केरला का है, या फिर मधुबनी पेंटिंग क्या बिहार से एसोसिएटेड है, पट्टचित्र पेंटिंग क्या उड़ीसा से एसोसिएटेड है, फिर पिछवई पेंटिंग क्या राजस्थान से एसोसिएटेड है। तो मधुबनी पेंटिंग तो बिहार से है, ये तो बहुत ही फेमस है। तो आप सेकंड जहां नहीं है उसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में सेकंड नहीं है, इस ऑप्शन में सेकंड है। अब देखिए सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अब आप लगभग 50% अपने आंसर के पास। अब थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद आप करेक्ट आंसर के पास आ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये कि थर्ड इज द करेक्ट। पट्टचित्र उड़ीसा में, पट्टचित्र पेंटिंग जो है वो उड़ीसा में फेमस है, उड़ीसा का पेंटिंग है, उड़ीसा का जो लोकल पेंटिंग हम इसको बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ पिछवई पेंटिंग कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि रिसेंटली सलाल हमी हैमाना area was reported to have huge resources of lithium। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत सारे लिथियम के क्या पाए गए हैं, भंडार पाए गए हैं। आपको बताना है कि सलाल हुमैमा इसमें से कौन सी जगह पे पाए गए। अरुणाचल प्रदेश, बुंदेलखंड, हैदराबाद या फिर जम्मू एंड कश्मीर। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर आजकल चर्चा में भी बहुत ज्यादा रहता है और जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के जो बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं। तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई इसका, कि जो जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड लिथियम इनफर्ट रिसोर्सेज G3 5.9 मिलियन टन्स जो है कि सलाल हैमाना जगह पे दिया गया, कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया। इसमें रिजर्व्स के बारे में बताया गया है कि इसमें से किस तरह के डेवलपमेंट क्या क्या इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। ये सारे कुछ तो आपको पता ही है कि हम लिथियम का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किस-किस प्लेसेस पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था जहाँ की हमने देखा कि किस तरीके से हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने फिनिश कर लिया है, क्वेश्चंस कभी भी फिनिश नहीं हो सकते हैं, क्वेश्चन के नंबर तो अनलिमिटेड है। उसके साथ साथ हमने क्या किया है, मेडिवल हिस्ट्री। अब हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। कुछ वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री के मिलने के बाद फिर हम चलेंगे पॉलिटी में। पॉलिटी के कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे करीब करीब। अब हम क्वेश्चन के नंबर को कम करें ताकि उसके डिस्क्रिप्शन, उसके डिस्कशन पे ज्यादा फोकस कर सके। उसी के साथ साथ फिर आपको मिलेंगे पॉलिटी के बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, दिसंबर के आसपास आप पहुंच चुके होंगे और दिसंबर इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर व्हाट, इट इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि फिर 6 महीने ही रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे अपना फोकस बढ़ा देंगे। जैसे हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फोकस बढ़ाएंगे, इसी के साथ साथ मैं एक और इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा हूं कि हर दिन एक मेंस का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उसको बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता था, इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता था, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता था, इसके बॉडी पार्ट में कौन कौन से फैक्ट, डेटा एंड फिगर्स को इन्वॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को समझे, उसके आंसर को देखा, उसका डिटेल डिस्कशन किया। अब मिलते हैं कल के लेक्चर में, जहां पे आपको मिलेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच।